जी नमाज के बाद लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। लेक्चर के इस हिस्से में हम स्टडी करने जा रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जिसे हम बाज़ कैट्स एब्रीविएट करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ये टेक्निक्स क्या है? सिंपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑडिट टेक्निक्स यानी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, ऑडिट टेक्निक्स परफॉर्म करना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी ऑडिटर जब कभी अपने किसी प्रोसीजर में कंप्यूटर की हेल्प लेगा, सिग्निफिकेंट हेल्प, छोटी मोटी नहीं, ये नहीं कि आप ईमेल करें और कहें ये भी मैंने कंप्यूटर की हेल्प लिया, ये भी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक है, ऐसा नहीं। एविडेंस ऑब्टेन करने में, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में, जैसे वो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो प्रोसीजर, जब आप एविडेंस ऑब्टेन करने में, प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर की हेल्प लेंगे तो इसे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, यानी ऑडिट प्रोसीजर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट कैट का, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। जब कंप्यूटर नया इंट्रोड्यूस किया गया, 60-70s की बात है, तो उस वक्त जो हमारे सीनियर ऑडिटर थे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थे, दो स्कूल ऑफ थॉट होते थे। एक ये कि देखें, आपको पता है हमारा जो काउंटिंग सिस्टम का मॉडल होता है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट मतलब ट्रांजैक्शंस, आउटपुट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और प्रोसेस मतलब इंटरनल कंट्रोल, यानी जो काम करने का तरीकाकार। तो जो कंप्यूटर था उसकी वजह से काम करने के तरीकाकार पे फर्क पड़ा, यानी कंप्यूटर सिस्टम क्लाइंट ने पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, ऑडिटर ने बाद में। पहले हमारे क्लाइंट्स जो थे उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस में कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो कंप्यूटर उनके इंटरनल कंट्रोल का इंटेग्रल पार्ट बन गया। ठीक है जी। तो उस वक्त डिस्कशन स्टार्ट हुई। कुछ लोग ये कहते थे कि कंप्यूटर एक उस वक्त के लिहाज से, उस जमाने के लिहाज से बड़ी एडवांस चीज है, इसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत है, इसके लिए कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स जो लोग होते हैं ना, वो कंप्यूटर को सही तरीके से यूज या सही तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे आज हम वैल्यूअर को बोलते हैं ना कि एक एक्सपर्ट है, वैल्यूअर को या लॉयर्स को कहते हैं एक्सपर्ट है, उस जमाने में कंप्यूटर को ये कहा जाता था कि ये एक एक्सपर्ट लेवल की स्किल रिक्वायर्ड है इसे ऑपरेट करने में, इसे यूज करने में, टेस्ट करने में। इसलिए ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर में, ऑडिट के दौरान में कंप्यूटर सिस्टम को इग्नोर कर देना चाहिए। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग उसके स्कोप से बाहर, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, स्पेशलाइज्ड नेचर की चीज है, इसे कंप्यूटर सिस्टम को इग्नोर कर देना चाहिए। सिर्फ क्लाइंट का इनपुट और क्लाइंट का आउटपुट, इसको कंपेयर करें, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करें, नॉर्मली जितना करता है। ज्यादा टास्क होगा वो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट इनको कंपेयर करने का। यानी इसमें फॉर एग्जांपल सेल्स को वेरीफाई करना है तो आपके पास उसकी ट्रांजैक्शंस जो है, इनवाइसेस मौजूद हैं, सेल्स को वेरीफाई करना है, इनवाइसेस को चेक करें, कहानी खत्म। ये देखना कि सेल इनवाइसेस सिस्टम में, आईटी सिस्टम में कैसे इनपुट की जा रही है, उसमें कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस कैसे डिफरेंट लेजर में ट्रांसफर होती है, टोटल कैसे होता है, ये चीजें एक्सपर्ट लेवल की हैं, ऑडिटर को नहीं करनी चाहिए। इस अप्रोच को कहते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम के इर्द गिर्द, अराउंड, इर्द गिर्द की चीजों को चेक करना, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को चेक ना करना। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में टेस्टिंग ऑफ क्लाइंट सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ क्लाइंट प्रोग्राम नहीं होती थी। सिर्फ इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर लिया जाता था। प्रोसेसिंग में जो कंप्यूटर होता था उसको इग्नोर किया जाता था। उस वक्त के लिहाज से जाहिर है जो उस वक्त हालात होंगे, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने जो फैसला किया होगा, हम तो उन हालात में नहीं है, हम सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं कि शायद उन्होंने उस वक्त के हालात के मुताबिक ठीक फैसला किया होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क अब ज्यादा है, ज्यादा था। क्यों? इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता था कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है कि गलत, क्योंकि आप उसको टेस्ट ही नहीं करते थे। और अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाते थे,
तो उसको वेरीफाई, क्योंकि वो डिस्क्रिपेंसी जो है मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेसिंग एरर की वजह से हो सकती थी, तो उसको ढूंढना, उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि जिस चीज की वजह से एरर आ रहा है आप उसको चेक ही नहीं कर रहे थे। तो प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन उस वक्त के लिहाज से ये चीजें चल रही थी, ठीक थी। यानी उस वक्त कौन सी अप्रोच चलती थी? आज से कोई समझ लीजिए कि 40-50 साल पहले ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर। उसमें सबसे अहम चीज क्या है? क्लाइंट के जो आईटी सिस्टम है उसको ऑडिटर टेस्ट या वेरीफाई नहीं किया करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में डेवलपमेंट हुई, ठीक है, ये कमर्शियल लेवल पे लॉन्च हुआ, फिर घरों तक पहुंच गया कंप्यूटर, घरों से फिर हमारे हाथों में पहुंचा स्मार्टफोन के जरिए से। तो आज के हालात ऐसे हैं कि जो 3 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी पता है कि मैंने स्मार्टफोन को कैसे ऑपरेट करना है, अपनी फेवरेट ऐप मेरी कहाँ पे है, कैसी नज़र आती है, उसे कैसे यूज़ करना है। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये हमारी ज़िंदगियों का लाजमी हिस्सा बन चुका है। अब हम इसे मज़ीद कोई स्पेशलिस्ट चीज़ नहीं समझते, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। इसलिए अब अप्रोच चेंज हो गई। अब क्या अप्रोच है? अब यह है कि आईटी स्किल्स हर पर्सन को आना जरूर। आज की दुनिया में अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, किसी भी, चाहे अकाउंटेंसी फील्ड ना हो, कोई भी और फील्ड हो, उसमें आपके पास आईटी, बेसिक आईटी स्किल्स होना लाजमी है, अगर आप जो डेवलपमेंट है उससे फायदा उठाने चाहते हैं। ठीक है, और अब तो आईटी के साथ एआई स्किल्स भी आना जरूरी है, आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक। ठीक है, तो अभी एआई के भी उसने कुछ कंसेप्ट्स इस सेशन में ऐड किए हैं। इससे पहले सिर्फ आईटी के कंसेप्ट्स थे। इस सेशन में हमारे सिलेबस में जो हमने नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कल परसों पढ़ेंगे, वो एआई से रिलेटेड कंसेप्ट्स भी मौजूद है, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ आईटी से रिलेटेड कंसेप्ट, कि आईटी जो है इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। अब जो इस वक्त कंसेप्ट क्या है? इस वक्त कंसेप्ट ये है कि हमने ना सिर्फ ये कि इंटरनल का इनपुट आउटपुट को वेरीफाई करना है, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड और टेस्ट करना है, बल्कि जिस तरीके से, कंसेप्ट सुनिएगा, जिस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल को रिस्क असेसमेंट करते हुए इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने क्लाइंट के आईटी सिस्टम को, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करना है, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो इसके कंट्रोल्स को भी टेस्ट करना है। जैसे रेगुलर इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते और टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आईटी के कंट्रोल, जो क्लाइंट का कंप्यूटर सिस्टम है, इसके कंट्रोल्स को भी अंडरस्टैंड करना है और टेस्ट करना है। ठीक है जी। बल्कि ना सिर्फ ये कि इंटरनल कंट्रोल में, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में भी आप आईटी से हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो अप्रोच कहलाती है, ये कहलाती है ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। यानी आपने ऑडिट करना है और ऑडिट करने में कंप्यूटर से भी हेल्प लेनी है। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। आज के दौर में अगर तो आपके क्लाइंट का आईटी सिस्टम है ही नहीं, कोई ऐसा थका क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है कोई, तो शायद वहां पे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर अप्रोच यूज होती हो। वरना जिस क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, आज के दौर में रिक्वायर्ड है कि आपने उसके आईटी, क्योंकि आईटी सिस्टम उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना आईटी के लिए लाजिम है, तो हमारे लिए क्लाइंट के उस आईटी सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना लाजमी है, और अगर उस पर रिलाय करना है तो उससे सिस्टम को टेस्ट भी करना है, टेस्ट भी। यानी हमने ये नहीं कहना कि ये कोई बड़ी एक्सपर्ट लेवल का काम है, नहीं। हाँ, अगर कम्प्लेक्स सिस्टम हो ना, जैसे कुछ सिस्टम कम्प्लेक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग साइड पे चले जाएं, तो वहां का सिस्टम ऐसा हो सकता है जो आपके लिए कम्प्लेक्स हो, ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, उनका आईटी सिस्टम बड़ा एडवांस्ड होता है। ठीक है, कंट्रोल्स जो है वो भी थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को डील कर, तो उसमें मे भी आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, आप साथ ले जाएं। वरना नॉर्मल जो आईटी सिस्टम होते हैं, आईक्या भी आपके सिलेबस में जो चेंजेस कर रहा है, उसमें ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि इन आईटी सिस्टम की आपको अंडरस्टैंडिंग हो और बेसिक वर्किंग आपको अंदाजा हो, क्योंकि प्रैक्टिस में जाके आपने इसको यूज़ करना है। तो ये हो गया ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर, दोनों में बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या करते हैं हम? क्लाइंट के आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, और जब ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करें, यानी ऑडिट में कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं, तो इस टेक्निक को या इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स।
यानी दो अप्रोचेज हैं। एक ये कहते हैं ऑडिट करते हुए सारा काम खुद करो, कंप्यूटर से हेल्प ना लो, ये पुरानी अप्रोच है। लेटेस्ट अप्रोच क्या है? ऑडिट करते हुए कंप्यूटर से भी हेल्प लो, कैट्स, जिसमें हम क्लाइंट के जो सिस्टम है उसको भी वेरीफाई करते हैं। डन जी। दो अप्रोच में फर्क समझ आ गया? आपके ख्याल में क्या ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स गुड है या बैड? गुड। चले आप तैयार हैं कुछ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से आईटी के कंसेप्ट्स भी सीखना पड़ेंगे। कुछ कैफ लेवल पे सीखेंगे, कुछ सीफैप लेवल पे सीखेंगे, कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं तो वो सीख लेंगे। चलिए खुश होके सीखने हैं, टेंशन लेके नहीं सीखने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चले अभी हमें पता चल गया इसमें एक टर्म यूज हुई है कैट। कैट का मतलब क्या हुआ कि ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर से हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर को हम अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसका जवाब है यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे प्रोसीजर तीन तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यहां पे वो जो बात कर रहा है वो सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करेगा। कंप्यूटर्स को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी यूज किया जा सकता है। याद है आपको एग्जांपल वो फ्लो चार्ट वाले, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे होता है? वो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ही कर रहे होते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट है। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में उसने कहा है कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक में सिर्फ दो टेक्निक्स, दो प्रोसीजर में हमने इसको यूज करना है। कहां? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो अगर कि आपसे पूछे रैंडम क्वेश्चन में कि बताइए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये किन प्रोसीजर में यूज हो सकती है, आपने कहा ना इसकी दो टाइप्स हैं, या ये दो प्रोसीजर्स में कंप्यूटर, दो तरह के प्रोसीजर में हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें हम कंप्यूटर के जरिए से, अगर हम कंप्यूटर टेक्निक्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पर्पस के लिए परफॉर्म करें तो हम कहेंगे यह है टेस्ट डाटा। और अगर हम कंप्यूटर टेक्निक्स को सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए यूज करें तो इसे कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो कैट्स क्या है? कंप्यूटर को यूज करना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। कैट्स की कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है। कौन कौन सी? टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा क्या है? कंप्यूटर्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में परफॉर्म करना, यूज करना। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर टेक्निक्स को सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज करना। तो कैट्स की दो टाइप समझ आ गई? वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट डाटा की कुछ एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कि हम कंप्यूटर सिस्टम को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कैसे यूज कर सकते हैं और हम कंप्यूटर सिस्टम को सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट के कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। इसके अच्छा कुछ जनरल डिस्कशन भी हो जाए। आपके ख्याल में क्या ऑडिटर को कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, ये यूज करता है अपने ऑडिट प्रोसीजर में, इसका कोई फायदा है कि नहीं है? कोई दो तीन रैंडम से फायदे बताइए, क्या फायदा हो सकता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। ना कॉस्ट तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया। हाँ डिसएडवांटेज, अभी तो एडवांटेज बताएं। ठीक है, तो इसमें हाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने में आसानी होती है वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल ठीक है, ये लगभग यही उसने कुछ आपको बताई होंगी। और आप जजमेंटल एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, छोटे मोटे काम रूटीन नेचर के ऑडिट प्रोसीजर में आप हेल्प ले लेते हैं। कंप्यूटर्स की जो जजमेंटल एरियाज है उनके ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं। ये तो हो गया एडवांटेज, ये जनरल एडवांटेजेस है। ये जैसे कि आपने कोई दुनिया में पहली कंप्यूटर की किताब पढ़ी होगी ना, उसमें जो कंप्यूटर के फायदे हैं ये वही फायदे हैं। क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? क्या डिसएडवांटेजेस है? कॉस्ट ज्यादा। अच्छा, कॉस्ट भी तीन तरह की है, एक हार्डवेयर की कॉस्ट, एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, एक ट्रेनिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर ट्रेनिंग ना प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर ना की जाए तो फिर आप पूरा फायदा नहीं ना उठा सकेंगे फर्म। तो इसीलिए
फर्म ने जब ये फैसला करना होता है कि क्या हमें इस ऑडिट क्लाइंट पे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप तो कहेंगे करना चाहिए, क्योंकि आप तो हैं टीम मेंबर, आपको तो मिलेगा लैपटॉप, वो भी मिलेगा लेटेस्ट लैपटॉप, उसमें जेन्युइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। और अगर आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई तो आप सारा दिन उसके ऊपर गेम खेलते रहेंगे, क्लास में भी बैठ के गेम खेलेंगे, यूट्यूब देखेंगे, सोशल मीडिया को चेक करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है तो आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर के जरिए से। सिखाना पड़ेगा ना कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर कंप्यूटर के जरिए से परफॉर्म हो सकते हैं, कौन से प्रोसीजर, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है। और एक और भी एक बड़ा फैक्टर आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये होता है कि अगर आपने कैश से यूज करना है ना तो ये देख लो आपका क्लाइंट भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। ये तो नहीं कि क्लाइंट तो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा, हाँ वो हम पे कर ले। छोटा क्लाइंट हो तो उस पर बड़ी टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी, छोटी टेक्निक से। तो बड़ा क्लाइंट होगा तो फिर कैश, क्योंकि कैश की अपनी एक कॉस्ट है, तो आपका क्लाइंट कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि इस कॉस्ट को बर्दाश्त कर सके। सारी बाइंग कॉस्ट उसको नहीं दे देनी, लेकिन कुछ ना कुछ जाहिर है उसकी हमने पोर्शनमेंट करनी है। तो बहरहाल ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझ गए। मुझे बताइए, क्या ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में फर्क समझ गए? आज की दुनिया में कौन सी अप्रोच चलती है? थ्रू कंप्यूटर। जब हम ऑडिट में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। वैसे तो कंप्यूटर को रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव तीनों फेज में यूज किया जाता है। ऑफिशियली जो कैट्स की डेफिनेशन है ऑफिशियल, उसमें कैट्स में कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर हम कंप्यूटर्स को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए यूज करें तो इसे क्या बोलेंगे? टेस्ट डाटा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए यूज करें तो बोलेंगे ऑडिट सॉफ्टवेयर। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछेगा नहीं आई कैब कभी, लेकिन फर्ज करें अगर किस्मत अच्छी हुई पूछ लिया तो आप लिख लेंगे। ये तो इतने आसान है, उधर बैठे बैठे भी आप सोच लेंगे। सिर्फ एक दफा पढ़ लें, उधर बैठे बैठे भी आपको अंदाजा। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा लेक्चर का अगला हिस्सा है, इसमें लगभग हमने रिमेनिंग पार्ट है, इसमें सबसे बड़ी चीज यही सीखनी है। क्या? टेस्ट डाटा की एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर को कैसे यूज किया जा सकता है। और दूसरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया। आपने टेक्निक सीखनी है, एग्जाम्पल्स को ज्यादा फोकस नहीं करना। यानी आपको इस काबिल होना चाहिए कि मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताऊं, 3-4 एरिया बताऊं, तो बाकी के एरियाज में भी आपको पता चल जाए कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। टेक्निक समझनी है, ठीक है, टेस्ट डाटा में भी और ऑडिट सॉफ्टवेयर में भी। तो पहले चलते हैं टेस्ट डाटा। चले जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले, ये भी क्लियर हो गया, टिक कर दिया, और ये भी क्लियर। अब हमने क्या पढ़ना है? टेस्ट डाटा। दो ही टाइप्स है ना इसकी। टेस्ट डाटा की एग्जांपल पढ़नी है। टेस्ट डाटा क्या होता है ये सुन लीजिए। टेस्ट डाटा का कंसेप्ट ये है, टेस्ट डाटा से मुराद नाम से जाहिर है जो ऐसा डाटा जो टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया। ये डमी डाटा होता है। फेक ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन चूंकि थोड़ा सा ना सवेयर लगता है, बुरा लगता है सुनने में और बोलने में, तो हम फेक ट्रांजैक्शन की बजाय टर्म यूज करते हैं टेस्ट डमी डाटा या टेस्ट डाटा। डमी ट्रांजैक्शन या के टेस्ट डाटा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सुन लीजिएगा। कंसेप्ट ये है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो क्रिएट करे ऑडिटर, फेक हो। सेल है, जैसे कौन सा सिस्टम चेक करना है? सेल्स का करना है। सेल में कौन सा कंट्रोल टेस्ट करना है? क्रेडिट लिमिट का। चलिए, तो टेस्ट डाटा का कंसेप्ट ये है कि एक फेक सेल की ट्रांजैक्शन हो जो ऑडिटर खुद से डिसाइड करे किस अमाउंट की होगी, किस पार्टी की होगी, जनरेट करे, डिसाइड करे, क्रिएट करे ऑडिटर, और उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है क्लाइंट के आईटी सिस्टम ने। हमने सिस्टम को चेक करना है ना, सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्लाइंट की ट्रांजैक्शन को ना देखो, अपनी जैसे होता था रीपरफॉर्मेंस, ये उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है। सिस्टम क्लाइंट का ही हो, लेकिन ऑडिटर खुद की क्रिएट की हुई ट्रांजैक्शन क्लाइंट के सिस्टम में इनपुट करे और देखे सिस्टम उसको कैसे प्रोसेस करता है।
अगर तो सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया एज एक्सपेक्टेड, तो फिर इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रांग है, सिस्टम स्ट्रांग है। और अगर सिस्टम ने इसको प्रोसेस किया और रिजल्ट आउटपुट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, तो इसका मतलब सिस्टम वीक है, कंट्रोल वीक है। जैसे क्लाइंट के सेल सिस्टम में क्लाइंट ये कहता है सर हमारा कंट्रोल है, क्रेडिट लिमिट कंट्रोल है हमारा, लिमिट से ज्यादा किसी को सेल नहीं करते। हमने कहना कोई मसला नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? टेस्ट। अभी पहले मुझे बताइए इसमें टेस्ट डाटा लगेगा कि ऑडिट सॉफ्टवेयर? कैसे पता चला टेस्ट डाटा लगेगा? कंट्रोल चेक कर लें, शाबाश, बेहतरीन, टेस्ट डाटा लगेगा। हमने कहा मिस्टर ए है, इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है? पता चला 10 लाख है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। ऑडिटर ने एक फेक 4 लाख की ट्रांजैक्शन सेल प्रोसेस की, एंटर कर दी, और फिर देखने लगा सिस्टम क्या करता है। 2 ऑप्शन है, या तो सिस्टम इस 4 लाख की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? रिजेक्ट। अगर तो रिजेक्ट कर दे एज एक्सपेक्टेड, कंट्रोल स्ट्रांग है, और अगर सिस्टम प्रोसेस कर दे कंट्रोल वीक है। ये है टेस्ट डाटा। ये बात समझ आई? सेल्स सिस्टम में कैसे टेस्ट डाटा लगे? ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेरा भाई पे रोल में बताइए टेस्ट डाटा कैसे अप्लाई करेंगे? पे रोल में क्लाइंट ने ये कहा कि सर हमारी फैक्ट्री में तकरीबन जो सैलरीज होती है ना ऑन एवरेज, वो तकरीबन कोई 30 से 60 हजार के दरमियान में होती है। 30 से 60 हजार के दरमियान में। तो और हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, गलतियां नहीं होती। अब बताइए इसको कैसे टेस्ट करेंगे? मतलब 30,000 से ऊपर भी डालेंगे और 20,000 से कम दोनों ट्रांजैक्शन। हाँ शाबाश। एक अपर लिमिट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, लोअर, और देखेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है या नहीं होती। अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई कंट्रोल वीक है, और अगर रिजेक्ट हो गई, यह है टेस्ट डाटा का कंसेप्ट। भी कुछ समझ आया? चलिए और कंट्रोल बताता हूं, आपने बताना है इसमें टेस्ट डाटा कैसे परफॉर्म करेंगे। क्लाइंट कहता है सर हमारा परचेजिंग सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। क्या? हमारी अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट है, और कभी भी हम अप्रूव्ड सप्लायर के बगैर अनअप्रूव्ड सप्लायर को परचेज ऑर्डर इशू नहीं करते। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए। एक ऐसे परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, परचेज ऑर्डर, जिसमें अनअप्रूव्ड सप्लायर हो, और देखें कि सिस्टम उसको एक्सेप्ट प्रोसेस करता है कि रिजेक्ट। सिंपल। तो ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर इसी सिस्टम को, अब ये टेस्ट डाटा का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अब ये थोड़ा सा, मैं चूंकि आसानी से समझ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। अगर इसी सिस्टम को आप मैन्युअली टेस्ट करना चाहे कि जितनी भी परचेजेस की गई हैं अप्रूव्ड सप्लायर से की गई है मैन्युअली, क्योंकि कुछ क्लाइंट आपके होंगे आईटी सिस्टम यूज कर, कुछ आईटी सिस्टम नहीं भी कर रहे होंगे। सैंपल सेलेक्ट करेंगे परचेज ऑर्डर का और देखेंगे कि वो अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट के साथ नाम अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। शाबाश। तो वही मकसद, वही कंट्रोल्स आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और वही कंट्रोल्स आप आईटी के जरिए से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी जनरेट होती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैंने सिस्टम में कमांड, ये थोड़ा सा टेस्ट डाटा से डिफरेंट टेक्निक है लेकिन उसी कैटेगरी में आती है। तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें डमी डाटा नहीं मैंने एंटर किया, मैंने सिर्फ ऑडिट ट्रेल देखा। ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट तो पता है ना आपको? जैसे मनी ट्रेल का मतलब क्या होता है कि आपके पास सारा हिसाब किताब हो, स्टार्ट से लेके एंड तक पैसे कहां से आए, कहां से गुजर गए। उसी तरह ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए उसके। यानी अगर सेल्स है ना, तो सेल्स के ऑडिट ट्रेल में क्या शामिल होगा? सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इनटू सिस्टम, उसका एविडेंस वो काउंटर ने साइन करके कहा होगा कि मैंने इसको प्रोसेस कर दिया। सर यह कंप्लीट ऑडिट ट्रेल। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भैया मुझे सेल सिस्टम में, मुझे वो क्लाइंट कहता है सर हमारे जितने भी डिस्पैच गुड डिस्पैच नोट है सबकी सेल इनवॉइस हमने
रिकॉर्ड कर ली हुई है, सबकी सेल इनवाइस प्रिपेयर हो गया। असली तौर पे ऐसे होना चाहिए ना भाई, गुड डिस्पैच किया है तो सेल इनवाइस भी बुक होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना गुड्स भेज दिया आपने, उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मैंने सिस्टम से ये बोला कि जितने भी गुड डिस्पैच नोट हैं देखो उनके अगेंस्ट में सेल इनवाइस क्रिएट हुई कि नहीं, और जिन गुड डिस्पैच नोट के अगेंस्ट में सेल इनवाइस नहीं, लिस्ट बना दो। ये लिस्ट जनरेट करना ये भी टेस्ट डाटा की एग्जांपल है। हालांकि थोड़ा इसमें डमी डाटा नहीं है कोई, लेकिन डमी डाटा इनडायरेक्टली है भी। क्यों? क्योंकि अगर कोई गुड डिस्पैच नोट है और इनवाइस नहीं है तो शायद वो कोई फेक ट्रांजैक्शन होगी जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड की है, जो क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है, वरना नॉर्मल जो टेस्ट डाटा की एग्जांपल है वो वही है। क्या तरीकाकार? डमी ट्रांजैक्शन बाय ऑडिटर, processed by client IT system, results compared. As expected है control strong, not as expected control weak. टेस्ट डाटा समझ आ गया? अच्छा, लेकिन टेस्ट डाटा जो है इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी ऑडिटर आपको पता है अपॉइंट, नॉर्मली ऑडिटर अपॉइंट पहले भी हो जाए ना, अपने प्रोसीजर ईयर एंड पे आके परफॉर्म करता है, अनलेस के वो इंटरम ऑडिट करे। और इंटरम ऑडिट भी करे ना तो वो कोई 3-4 महीने पहले आता है ईयर एंड से, ये नहीं कि पहले साल के पहले दिन से ही काम करना चाहिए। टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन तो आप ये टेस्ट डाटा परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन का सिस्टम तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो उससे पहले 2-4-6 महीने पहले सिस्टम चलता रहा है उसका आपको टेस्ट डाटा से पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम है कि नहीं टेस्ट डाटा में? जिस वक्त टेस्ट करेंगे उस वक्त एविडेंस मिल जाएगा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। पहले हो सकता है सारा साल क्रेडिट लिमिट का ध्यान ही ना रखा हो कभी, जब उन्हें पता हो ऑडिटर आ गया सिस्टम को चेंज कर दिया, भाई आज से ये करना है। तो फिर ये हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से अपना मसला डिस्कस किया। हमने कहा सर हमारे टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, हमने कहा प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पे टेस्ट करेंगे उस वक्त तो पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, पूरा साल क्या होता रहा ये नहीं पता चलेगा। उन्होंने कहा बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। हमें भी ये प्रॉब्लम थी। इंसान जो हमने ट्रैफिक सार्जन रखे होते थे वो 8 घंटे काम करते थे 8 घंटे बाद कहते थे हम थक गए, घर जाना है। तो हमने क्या किया? हमने कैमरा लगा लिया। अब होता क्या है, कैमरे के अंदर हमने कुछ अपने प्रोग्राम बना के फिट कर दिए, जिसमें हमने उसे बता दिया कि ये गाड़ी होती है, ये उसकी नंबर प्लेट होती है, ये स्पीड होती है, स्पीड लिमिट, इस रोड की स्पीड लिमिट ये है, उस रोड की स्पीड लिमिट ये है। जो गाड़ी इस स्पीड के मुताबिक आए कैप्चर करो उसको, और जो गाड़ी स्पीड के मुताबिक है उसको इग्नोर मारो। जो गाड़ी स्पीड को लिमिट को क्रॉस करे तो गाड़ी की भी तस्वीर लो, नंबर प्लेट की भी तस्वीर लो, और उसके अंदर जो जो बैठा हुआ है उसकी भी तस्वीर लो। ठीक है? और अपने पास एक फाइल में सारा सेव करते रहो रिकॉर्ड। सुबह के टाइम पे हमारा बंदा आएगा, वो यूएसबी निकालेगा। मैं थोड़ा सा ना चेंज करके बता रहा हूं आसानी के लिए, यूएसबी तो सारे नहीं होगी, कुछ और सिस्टम होता है, लेकिन समझाने के लिए यूएसबी निकालेगा, हेड ऑफिस के कंप्यूटर में यूएसबी डालेगा, और जितने भी ओवर स्पीडिंग वाले केस होंगे उन सबको इकट्ठा करके उनके घरों में भिजवा देगा, लो भी रिकॉर्ड। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि सारी रात हमारा कोई बंदा वहां मौजूद नहीं था, लेकिन कंट्रोल फिर भी टेस्ट होता गया। हमने कहा बस तुमने एक दिन का बताया, हम इसको 1 साल का खुद ही बना लेंगे। हमने क्या किया? हमने भी एक ऐसा एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज क्रिएट की। क्या क्रिएट की? ऑडिट। इसका कुछ और नाम भी है, इसे रेजिडेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, बाज़ का रेजिडेंट ऑडिट फैसिलिटीज भी कहते हैं, कुछ इस तरह के 1-2 और नाम भी है, कॉमन है। एम्बेडेड ऑडिट, इसमें लफ्ज एम्बेडेड का मतलब क्या है? एम्बेडेड का मतलब है जो इंटीग्रेटेड हो क्लाइंट के सिस्टम के साथ। भाई कैसे इंटीग्रेटेड है? हमने क्लाइंट से कहा ए क्लाइंट, हमने क्लाइंट से क्या कहा? ए क्लाइंट तुम ऐसा करो कि हमें इजाजत दो, हम अपना एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज तुम्हारे
सिस्टम के साथ अटैच कर लें। अब इससे होगा क्या, हम जब जिस दिन तुमने हमें अपॉइंट किया ना, अगले दिन आएंगे सुबह अपनी एम्बेडेड ऑर्डर फैसिलिटी वाली यूएसबी तुम्हारे सिस्टम के साथ अटैच करके खुद अपने ऑफिस चले जाएंगे। अब सारा साल हमने नहीं, हमने साल के एंड पे आना है। सारा साल हमारी यूएसबी जैसे ही तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट हुआ करेगा, हमारा एम्बेडेड फैसिलिटीज भी एक्टिवेट हो जाया करेगा, तुम्हारी सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया करेगा। हमने सेल्स का अलग प्रोग्राम बना दिया, परचेज का अलग प्रोग्राम बना दिया। सेल्स वाले को कह दिया है कि ये आपका डेटर्स हैं और ये इनकी क्रेडिट लिमिट है, अगर तो इस क्रेडिट लिमिट से नीचे की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रही सारा साल तो इग्नोर करते रहो। साल के जिस दिन में किसी भी कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसकी क्रेडिट लिमिट से बढ़े, फौरन उस ट्रांजैक्शन को कैप्चर करो और हमें बता देना। ट्रांजैक्शन को कैप्चर करके वो अपने पास सेव कर लेता है, वो स्टोरेज होती है उसके पास सारा। मैनेजमेंट को हम ये इजाजत लेते हैं, लेकिन इस यूएसबी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा जाता है, वरना मैनेजमेंट इसको निकाल के चुपके से सारा कुछ डिलीट कर देगी, कहेगी देखा सर एक भी वीकनेस नहीं है। मैनेजमेंट से इजाजत लेनी है क्योंकि उसका सिस्टम मॉनिटर हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, लेकिन मैनेजमेंट को यह इजाजत नहीं देनी कि वो इसको एक्सेस कर सके उस डाटा को जो उस यूएसबी के अंदर है। वो साल के बाद हम आएंगे उसको देख लेंगे। भाई ये बात समझ आई कि नहीं है? इसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। भाई पसंद आया कि नहीं? ये कैमरा एक तरह से क्लाइंट के सिस्टम में लगा दिया है, ऑडिटर देखे ना देखे एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज तो देखेगा, ये सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन को देखेगा, जो कंट्रोल जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते उसको रिकॉर्ड करे। डन जी, यहां तक बात खत्म कर दूं कि एक दो मजीद भी चलते चलते एक्स्ट्रा बातें बता दो। इसमें एक प्रॉब्लम होती है बाज़ औक़ात, वो प्रॉब्लम क्या होती है कि बाज़ औक़ात हम हमारे सिस्टम का क्लाइंट के सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम क्योंकि हमारे जो ऑडिटर की यूएसबी होती है ना, वो और भी बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इसने कहा CFAP 1 के नोट्स दे दीजिए, इसने CFAP 3 के नोट्स इसको देने हैं, इसने CFAP 1 के नोट्स इसको देने हैं, तो इधर उधर घूमती फिरती रहती है। ठीक है, हाँ CFAP 1 के कौन से नोट्स वायरल होते हैं? अच्छा वायरस मैं कहा वायरस। तो होता क्या है कि वो जब यूएसबी क्लाइंट के सिस्टम में लगेगी तो वायरस इन्फेक्टेड होने की वजह से क्लाइंट का सिस्टम भी ठप हो सकता है। इसीलिए क्लाइंट नहीं, दूसरी यूएसबी हम तो ले आएंगे और क्लाइंट दूसरा सिस्टम कहां से लेके आएगा? हम तो दूसरी यूएसबी ले लेंगे 600 की और क्लाइंट का 6 करोड़ का सिस्टम तोड़ गया, तो वो क्या कर? अच्छा दूसरे कामों के लिए, हाँ ये बिल्कुल बेसिक कंट्रोल। ठीक है कि हाँ समझ गए आप। तो क्लाइंट बाजू का डरता है, क्लाइंट कहता है सर आपके इक्विपमेंट के साथ हमारे इक्विपमेंट तो वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो फिर क्लाइंट बाजू का अपने सिस्टम की एक कॉपी जनरेट करके आपको दे देता है, सर ये हमारे सिस्टम की एक लाइव कॉपी है, आप रख लीजिए। तो वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है। शर्त ये है कि लाइव कॉपी बनाते हुए आप भी मौजूद हों और देखें क्लाइंट ने कॉपी क्रिएट करने के बाद कोई चेंज तो नहीं किया उसमें। ठीक है, बहरहाल ये थोड़ी सी एडवांस बात थी, वापस आ जाए। टेस्ट डाटा समझ आ गया क्या है? टेस्ट डाटा कैसे, एग्जाम्पल समझ आ गई? टेस्ट डाटा की जो प्रॉब्लम है कि पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती, उसका एविडेंस नहीं होता, उसका इलाज भी समझ आ गया। क्या इलाज है? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। शाबाश। अब चलते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? ऑडिट सॉफ्टवेयर ये है कि ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ऑडिट टूल्स को यूज करे। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब सुनिए, कोई सी भी एग्जांपल लेनी है आपने। देखिए स्किल सीखनी है, एग्जांपल का रटा नहीं लगाना, स्किल सीखनी। स्किल क्या? आपको अगर मैं ये कहूं, फर्ज कीजिए कि सेल्स जो है इसमें बताओ ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे यूज करोगे सेल्स को वेरीफाई करते हुए। आपने क्या करना है? आपने पहुंच जाना है वो जो हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर? सब्सटेंटिव 10 जो भी है, 9-10 जो भी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर पे पहुंच जाना है और उसमें देखना है सेल्स में कौन कौन से प्रोसीजर है। हर प्रोसीजर के बारे में सोचना है, क्या इसे मैं कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म कर सकता हूं? अगर इसका जवाब यस है तो वो ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आएगा। अगर इसका जवाब नो है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में नहीं आएगा।
वैसे आपको कॉमन पॉइंट बता देता हूं, निंजा अप्रोच के सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कौन कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जिसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर आसानी से फिट हो जाएगा। सुन लीजिए, नंबर 1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए। ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर तो आपने हर एरिया में परफॉर्म करने होते हैं ना, हर एरिया में आपने इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर तो करना ही है। यस सर। तो बजाय खुद करने के बताए कंप्यूटर के जरिए से कंपैरिजन किया जा सकता है। रिस्क असेसमेंट एनालिटिकल प्रोसीजर, इस एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं पॉपुलेशन की, के 10 लाख से ऊपर अलग, 10 लाख से 5 लाख अलग, 5 लाख से 1 लाख अलग, 1 लाख से कम वाली अलग कैटेगरी बनती है ना। कैटेगराइजेशन बड़ी आसानी से बना, आपने अगर एक्सेल पे काम किया हो ना तो आपको पता होगा वो सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की ऑप्शन होती है जिन्होंने काम किया। एजिंग भी शाबाश शाबाश लेकिन चूंकि एजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल है डेटर्स की या इन्वेंट्री की, तो मैं स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं, मैं आपको वो स्टेप बता रहा हूं जो हर एरिया पे फिट हो जाए। पहला एनालिटिकल प्रोसीजर, किसी भी एरिया के एनालिटिकल प्रोसीजर आए उसमें आप ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, किसी भी एरिया की स्ट्रैटिफिकेशन करनी हो, किसी भी एरिया की, उसमें यूज कर सकते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। तीसरा सैंपल सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन करनी हो तो कंप्यूटर से हम यूज करते हैं कि नहीं, वो तो हम खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, और किस मटीरियलिटी की कैलकुलेशन, ये चीज मटीरियलिटी की कैलकुलेशन में, भाई मटीरियलिटी की कैलकुलेशन, अब आप कहेंगे सर ये कौन सा मुश्किल है, और प्रॉफिट का 5% है मटीरियलिटी, अब इस वक्त काम के जो काम छोटा सा कैलकुलेटर 5 सेकंड में कर सकता है उसको भी कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से करे। यस, उसको भी करे, नहीं एक्यूरेटली कैलकुलेटर भी दे देगा सैंपल। ये भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे मिस स्टेटमेंट सामने आती है प्रॉफिट चेंज होता रहता है। आपका कैलकुलेटर उस वक्त मटीरियलिटी को चेंज नहीं करता साथ साथ, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के जरिए से आपने फार्मूला लिंक किया होगा ना, तो जैसे जैसे प्रॉफिट रिवाइज होगा आपका वैसे वैसे मटीरियलिटी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तो 4 आपको प्रोसीजर बता दिए, 4 जो आप ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए से यूज कर। कौन कौन से, एनालिटिकल प्रोसीजर, स्ट्रैटिफिकेशन, सैंपल सिलेक्शन, किसी भी एरिया के पूछे बताओ इसमें एग्जांपल बताओ ऑडिट सॉफ्टवेयर फिट कर देने। ठीक है, देखिए इसने जो एग्जांपल दी होगी वो भी हाँ, लेकिन याद रखें कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी है। ये तो वो बताए ना निंजा अप्रोच वाले, कुछ स्पेसिफिक भी हैं। हाँ, जैसे रिसीवेबल में क्या कर सकते हैं, कॉस्ट, अच्छा ये भी निंजा अप्रोच वाला प्रोसीजर है। कॉस्ट लेजर, टी काउंट का टोटल देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं। कॉस्ट CAST है, CAST का मतलब होता है सम करना, CO नहीं है, A। कंपेयर विद कंट्रोल, हाँ टोटल करके देखो कंट्रोल काउंट के साथ फिगर मैच है। एजिंग एनालिसिस, डेटर में भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री में भी, क्रेडिटर में भी। फ्लैग कस्टमर जिनकी क्रेडिट में, ये मैंने क्यों निकाला, ये हाँ जी टेस्ट डाटा की एग्जांपल थी, लेकिन आपको पता है वो उसकी पुरानी आदत है, वो सब्सटेंटिव पोर्शन में एक आधा कंट्रोल भी डाल देता होता है, याद है ना। एक्विजिशन ऑफ सिस्टम में पड़ा था अप्रूवल। डाटा टर्नओवर रेशो, हाँ प्रायर ईयर की, ये यूज कर सकते हैं, सब में हो सकते हैं। कास्ट शेयर एंड लिस्ट आइटम जिनका हाँ जो मटीरियलिटी लेवल ज्यादा है, ये ठीक है। हाईली आइटम सिलेक्ट कर लो, मटीरियल आइटम। रिकैलकुलेट करो NRV और कॉस्ट की कैलकुलेशन में कंप्यूटर काम आ सकता है, कैलकुलेशन वाला काम है ना। ठीक है, एज परचेज, एजिंग एनालिसिस, एज परचेजेस नहीं एजिंग एनालिसिस ही बोलते हैं इसको, एज परचेज एजिंग एनालिसिस, लेकिन एजिंग ये क्या है। इन्वेंटरी टर्नओवर, फ्लैग आइटम मिसिंग इन रीसेंट सेल्स, क्या ऐसी आइटम जो कि रीसेंट सेल्स में नहीं है, यानी आसान अल्फाज में भाई ऐसी आइटम जो 4-6 महीने हो गया बिकी नहीं, उसकी लिस्ट निकाल लो, वो ऑब्सोलीट स्टॉक है। भाई कुछ कुछ बात समझ आई, बात समझ आई तो मुझे बताइए, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जिसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर, जिस प्रोसीजर में ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, इन्वेंट्री काउंट, वैसे अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है ना, अब ये प्रोसीजर भी कर रहे हैं वो।
हाँ, ड्रोन के जरिए से, बाज़ औक़ात रोबोट के जरिए से स्कैन कर लेते हैं हम, सीसीटीवी के जरिए से नहीं। वैसे सीसीटीवी के जरिए से भी हो सकता, सीसीटीवी मोबाइल ऐप, उस जगह पे बंदा भेज दे उसे कि भैया वीडियो कॉल करके दिखाओ मैं स्टॉक, तो टेक्नोलॉजी के जरिए फिजिकल लेकिन एक काम नहीं, फिर भी बाकी सारे काम चाहे आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहे करे, एक काम क्या, टाइप ऑफ ओपिनियन, वो तो हम ही डिसाइड करेंगे। क्रिटिकल कंसेप्ट किस जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन, ये जजमेंटल एरिया, जो हाई रिस्क जजमेंटल एरिया ना वो हम ही करेंगे। रिपोर्ट पे इंपैक्ट किस मैटर का वो हम ही बताएंगे। ये छोटे मोटे प्रोसीजर जो है ये आईटी से करवा ले, कैट से करवा, एआई से करवा ले, हैं छोटे मोटे हैं, वो कैलकुलेशन करके कहेगा हमें रिप्लेस करेगा, है ओ भाई तेरी सेल्स की कैलकुलेशन है छोटी सी, हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन हमने डिसाइड करना है, और क्या ये दोनों डिसीजन एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है। तो एआई किस लिए है, आईटी किस लिए? हमारी जिंदगी आसान करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नहीं हमें। वो फिल्मों में ही होता है, वो कभी बंदर पूरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, कभी कंप्यूटर पूरी जमीन पे कब्जा, कभी खलाई मखलूक आ जाती है, मधुमक्खी कहाँ आती है? मधुमक्खी वाली कौन सी मूवी थी? अच्छा आए ओके अच्छा चला, भाई फिल्म नहीं, वो फिल्म नहीं थी मुझे लगता है, मधुमक्खी होगी कोई, अल्लाह जाने, हमें सारी फिल्में थोड़ी देखी भैया साहब। अच्छा आप छोटे छोटे कंसेप्ट, ऑडिट, भाई ऑडिट ट्रेल तो आपको बता दिया क्या है, बस आपको ये बताना है कि ऑडिट ट्रेल पेपर बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि पेपरलेस एनवायरनमेंट है ना, पेपरलेस एनवायरनमेंट है। ये एक हमारा क्लाइंट था, तो करीबन आपको पता ही है, जब मैं आर्टिकल किया करता था कुछ, हाँ कोई 400-500 साल पुरानी बात है। उस वक्त भी जो अच्छी कंपनीज होती थी ना, अच्छी कंपनीज, वो पेपरलेस एनवायरनमेंट पे उस वक्त भी शिफ्ट कर चुकी थी। तो हमारा एक क्लाइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑडिट था, ईस्ट इंडिया नहीं वो तो बड़ी बात की बात है। तो उसमें वो जब हमें क्लाइंट को कहते हैं ना भैया सेल इनवाइस दिखाओ, तो हम हमारे ज्यादातर क्लाइंट जिन पे हमने ऑडिट किया था वो होते थे बोरियां बंद ले आते थे, कहते थे ये बोरी जनवरी के महीने की इनवाइसेस है, ये बोरी फरवरी की है, वो साथ में मास्क मंगवाते थे हम, वो डस्ट एलर्जी के होता था खतरा। लेकिन वो क्लाइंट क्या, वो कहता था बैठ जाए इधर, हम बैठ जाते थे, वो कहता सर ये सेल है कंप्यूटर पे, हम हिलाना शुरू, हम कहते थे ये किधर है, बाहर निकालो इसको, प्रिंट शीट कोई अप्रूवल, कोई ठप्पा लगे, कोई साइन हो, पता चले हमें कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। कहता सर ये आईटी सिस्टम है, इसमें सारा पेपरलेस एनवायरनमेंट है, हर चीज आपको कंप्यूटर में मिलेगी। आप ये ना देखें कि ठप्पा लगा हुआ साइन हुआ है कि नहीं, आप ये देखें कि लॉगिन किसके अकाउंट से हुआ है, जिस पर्सन के लॉगिन अकाउंट से हुआ उसमें आगे देखिए अप्रूव्ड बाय सीएफओ लिखा हुआ है। तो जब सीएफओ अप्रूव करता है ना तो बस लिखा होता है अप्रूव्ड बाय दिस लॉगिन, और आप ये देखें कि ये लॉगिन वाकई सीएफओ का है कि नहीं। अप्रूवल का तरीका का आईटी सिस्टम में डिफरेंट है, मैनुअल डिफरेंट है। तो उस वक्त हमारी तसल्ली नहीं होती थी, वो क्लाइंट दिखा दो देता था, हम भी लिख लेते थे, देख लिया चीजें कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं। बहरहाल तो जो ऑडिट ट्रेल है वो क्या, अब तो आपको तो पता चल गया है ना। अब आप घर वाले कहते हैं भैया हाँ भाई वो जो किताबें खरीदने के लिए 2000 लेके गए थे वो रसीद दिखाओ, आपने कहना है रसीद नहीं, पेपरलेस एनवायरनमेंट, ये पब्लिशर का अकाउंट है और ये देखिए ये 2000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, ये रसीद आ गई जायज कैश की, जायज कैश की रसीद, हाँ जी हाँ जितने भी क्या 800 रुपए की, हाँ शाबाश। तो ये जो जायज कैश की रसीद है ये क्या है, ये है पेपर, ये है इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल, कंप्यूटराइज्ड लॉग मेंटेन होते हैं, फर्क समझ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अब जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो ज्यादातर क्लाइंट्स पे आपको ट्रेल कौन सा मिलेगा, कुछ जो पुराने क्लाइंट होंगे, सरकारी क्लाइंट होंगे, उनमें आपको पेपर बेस्ड ट्रेल भी मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों तरह से ऑप्शन अवेलेबल है। लॉग क्या होता है, लॉग हिस्ट्री, शाबाश। सिस्टम लॉग का मतलब क्या है, सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है उनकी हिस्ट्री। जैसे आपके कंप्यूटर का लॉग, क्या कौन कौन सा लॉग मेंटेन होता है आपके कंप्यूटर में, आपको पता है? जो जो चीज ओपन करती है, कितने दुख से बोला है, जो जो चीज क्या क्या, जैसे किसने लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, कौन सी डॉक्यूमेंट एक्सेस की, किन डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज किया,
कौन सी वेबसाइट, बिल्कुल हाँ, या आई कैप के गए पे यूट्यूब पे गए, और यूट्यूब पे गए तो कौन कौन सी वीडियोस देखी, ये भी लॉग मेंटेन होता है सारा। हाँ सर आसिफ का पोर्टल, तो ये सारी घर वालों को यही बताते हैं। हाँ तो उसके बाद हाँ, तो ये क्या है, सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग का फायदा क्या होता है, ऑडिट ट्रेल आसानी से कंफर्म हो जाता है। अगर आपके सिस्टम में लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आसानी से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, आप बस चेकिंग कर सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट समझ आए, ऑडिट ट्रेल और सिस्टम लॉग, ये इंटर रिलेटेड है। ये क्या है, इंटर। सिस्टम लॉग होगा तो ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होगा, अगर सिस्टम लॉग की ऑप्शन ही नहीं है तो ऑडिट ट्रेल भी कोई नहीं है। समझ गए? चलिए, ये था हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। सबसे पहले ओरिजिनेशन देखा, स्टार्ट कहां से हुई थी कहानी हमारी, फिर कैट की टाइप्स देखी, फिर खास तौर पे आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज टेस्ट डाटा की एग्जांपल और ऑडिट सॉफ्टवेयर के, इसके लिए तैयार रहिएगा। आई कैप ने अभी तक वैसे इसको टेस्ट नहीं किया, हालांकि इसमें जान बड़ी है इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर। आई कैप हल्का हल्का डेफिनेशन टेस्ट कर ली, उधर की डेफिनेशन टेस्ट कर ली, ये एडवांटेज एम्बेडेड आर फैसिलिटीज पूछ लिया, वो ऑडिट ट्रेल, ये इधर उधर घूम फिर रहा है। हालांकि असल जो कंसेप्ट है ना, जो मेरे हाथ में टेस्ट कर वो ये, तो इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी आज के लेक्चर में ज्यादातर चीजें रट्टे वाली ही है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा सर कह रहे हैं सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अगर हमें कोई आईटी वाला प्रोसीजर भी आ रहा हो जेहन में तो कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शाबाश शाबाश। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।